सो लास्ट पीरियड में हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। सो सेल के बारे में बताया था, सेल क्या होता है ना, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल बेसिकली जो है, हमने ये कहा था कि सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं लास्ट टाइम अपने वीडियो में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, है ना। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरे होते हैं। इसके क्रोमैटिन मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये डेवलप्ड और सेपरेट न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है ना। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमने जो है लास्ट टाइम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने जानकारी ले लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो वेल इसमें क्या होता है कि इसका जो सेल्स होता है इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस पूरी तरह से सेपरेट होता है ना। इसके सेल में न्यूक्लियस जो है पूरी पूरी तरह से सेपरेट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। और इसके जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मी भी होता है, और इसके अलावा इसमें जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली वायरस बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी को छोड़ करके जितने भी प्लांट सेल होते हैं या एनिमल सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, ठीक है, जिसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल का मैं एक आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी कि जंतु सेल में यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं और प्लांट सेल में यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। मैं एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो कि यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक बाहरी झिल्ली होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है सेपरेट, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंस होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन होता है ना, और इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रक जिसको कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक होता है।
इसके अलावा इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और साइटोप्लाज्म की तरफ फैला होता है ना। इस तरह का झिल्ली होता है जो कि घिरा होता है और एक दानेदार रचना होता है इसके ऊपर लगा हुआ, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो दानेदार रचना है इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। इसके अलावा एक और रचना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है ये, लेकिन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता। इस स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी भी इसमें उपस्थित होता है एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस सेपरेटेड होता है, न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल इसके सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डेवलप्ड होते हैं, एब्सेंट नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जो कि अनुपस्थित होते हैं और पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। माफ कीजिएगा, पावर कट हुआ।
ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो सेल है इसको चारों तरफ से एक झिल्ली है जो कि घिरे हुए है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ये सेल का जो भी एनिमल सेल होते हैं उसका सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये सबसे बाहरी लेयर है जो कि विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों को अंदर आने जाने पर नियंत्रण करता है, ठीक है। इससे जो है कुछ अणु आयन्स ये जो है आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये सेमी परमिएबल होता है। इससे कुछ आयन्स अंदर भी आ सकते हैं और कुछ आयन बाहर भी जा सकते हैं। तो इसे जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जा सकता है या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाया जाता है, जबकि परंतु जंतु कोशिका में सेल वॉल उपस्थित नहीं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में यह दूसरी परत होती है। मीन्स कि अगर वनस्पति कोशिका की हम बात करेंगे तो इसमें पहले सेल वॉल होता है, ठीक है, वनस्पति कोशिका, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दूसरा लेयर होता है प्लांट सेल का। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में एक लेयर होता है बाहरी लेयर जिसको हम प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सबसे बाहरी लेयर है किसी भी एनिमल सेल का। और ये प्लाज्मा लेमा जो है ये प्रोटीन प्लस फैट का बना होता है, वसा का, ठीक है। प्लाज्मा लेमा किसका बना होता है, प्रोटीन और फैट का बना होता है। ये बेसिकली करता क्या है, ये साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहता है और इसके द्रव को जो है बाहर निकलने से रोकता है, जिसको हम प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा सेल में जो है एक और पार्ट होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जीव द्रव। ये जो है सेल के अंदर फैला रहता है चारों तरफ, जिसे हम जीव द्रव कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव में संपन्न होती है। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती है ये सारा जीव द्रव के अंदर ही होता है, जिसे हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को, इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। सो साइटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले 1840 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉन्स पार्किंस। जॉन्स पुरकिंस जॉन पुरकिंस जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1840 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म का जो है नाम दिया सबसे पहले। जॉन पार्किंस ने 1840 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के बारे में जानकारी दिया हमें सबसे पहले। और 1846 ईस्वी में हुगो वैन मोल हुगो वैन मोल ने ये बताया कि जो ये साइटोप्लाज्म होता है वो कोलाइडल होता है, ठीक है। ये एक मिश्रण है जो कि कोलाइडल होता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है फैले रहते हैं चारों तरफ। ये इसके बारे में
किसने बताया? 1846 ईस्वी में ह्यूगो वैन मोल ने बताया हमें। सो जीव द्रव में जो जीव द्रव के जो संगठन में लगभग 80% जल होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें 80% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म में 80% क्या होता है? वाटर होता है। तथा इसमें अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंजाइम्स, ये इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फैले होते हैं। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक पदार्थ, मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जल में घुली अवस्था में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? O2 एंड CO2 जल में जो है घुली हुई अवस्था में पाई जाती है इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर में। जीव द्रव के संगठन में 15% प्रोटीन, 3% वसा, 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% अकार्बनिक लवण होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म मोस्टली 80% वाटर होता है इसमें। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। O2 और CO2 इसमें घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इसके संगठन तत्व की हम वर्णन करें तो इसमें जो मोस्टली है, इसके जो संगठन में प्रोटीन 15% प्रोटीन होता है। ठीक है, फैट 1% फैट पाया जाता है। एक परसेंट फैट पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, 3% फैट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। बेसिकली इस मिश्रण में 4 प्रमुख तत्व होते हैं: ऑक्सीजन,
कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज क्या होता है? इस मिश्रण में 4 प्रमुख तत्व होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 62% पाए जाते हैं। कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 8%। इस मिश्रण में जो है इस चार प्रकार के तत्व भी उपस्थित होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 8% उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है ना। ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? फोलिकल। फोलिकल ने सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। देन 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने इसका वर्णन किया और इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में क्या क्या है इसे? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट का इसका नाम दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल करके एक और वैज्ञानिक है, 1897 ईस्वी में इस रचना को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। बेंडा ने क्या किया? 1897 ईस्वी में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है। सो कोलिकर ने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया, अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। देन 1897 1897 ईस्वी में बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में लगभग 36 एटीपी एनर्जी निकलता है। 36 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो 36 एटीपी का एनर्जी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो है ये बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़ करके सभी पौधे एवं जंतु की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया सभी समस्त प्लांट एंड एनिमल सेल में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे दो झिल्ली होता है, एक बाहरी झिल्ली होता है, एक अंतः झिल्ली होता है, ठीक है, से घिरी रहती है। अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। बीच में जो गुहा होता है, तरल युक्त गुहा होता है, ठीक है, ये बीच में दिखता होगा आपको, इसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक पर्वत निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह से देख के लटके रहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इस पे क्या होता है? F1 या ऑक्सीसोम पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन देखें तो इसमें क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन में प्रोटीन पाया जाता है 65.70%, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड 25%, RNA 0.5% और DNA भी उपस्थित होता है कुछ मात्रा में, यानी थोड़ी सी मात्रा में DNA भी उपस्थित होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, दो झिल्ली से घिरा होता है ना। इसमें जो बीच में तरल युक्त स्पेस होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में टोटल 36 ATP का एनर्जी बनता है, निकलता है, जो कि ये कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसी भी सेल को एनर्जी की जब जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होता है। ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसमें एक और ऑर्गेनेल्स होता है जिसको राइबोसोम कहते हैं, है ना। यहाँ देखेंगे आप, राइबोसोम जो है इंडिपेंडेंटली ये साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित होता है। इसके अलावा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो झिल्ली होता है इसके ऊपर ये लगा रहता है, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो है बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से बने होते हैं राइबोसोम। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि जो सेल है वो अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करती है। यहाँ पे राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में पैलेड ने की थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है पैलेड।
EALAD, इन्होंने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की थी। यह जो है डमरू आकार में गोलाकार होते हैं या आकृति में 140 से 160 व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं या अंतःस्रावी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस में भी उपस्थित होता है। और राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन सेल जो है यूज करता है। तो बेसिकली 70 राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होता है 70 राइबोसोम, जिसका आकार छोटा होता है एवं इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। तो 70 टाइप का जो राइबोसोम है ये बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। 70 टाइप का जो राइबोसोम होता है ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। 80 राइबोसोम आकार में कुछ बड़े होते हैं और इसका अवसादन गुणांक 80 होता है। ये उच्च विकसित पौधे एवं जंतु में पाए जाते हैं। यानी कि 80 का जो राइबोसोम होता है यह बड़ा होता है, जो कि प्लांट और दूसरे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये था राइबोसोम। ठीक है। देन हम लोग और आगे आते हैं। इसमें एक पार्ट होता है लाइसोसोम एनिमल सेल में। लाइसोसोम लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, जिसे आत्मक्रिया की थैली भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले डी ड्यूब ने नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में बताया। इसकी खोज डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म व एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण या पाचन करना होता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो बाहरी पदार्थ होता है उसको ये भक्षण करता है। ठीक है। और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक झिल्ली होता है घिरा हुआ, जिसको लाइसोसोम कहा जाता है। और इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि ये जो बाहरी पदार्थ होता है उसको भक्षण करने का काम करता है एवं पचाने का काम करता है। ये अधिकतर जंतु कोशिका में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुदे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेट आदि या अम्ल अपघटन में काम करता है। जब भोजन की कमी होती है तो लाइसोसोम कोशाद्रव में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आदि का पाचन करता है। जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है।
गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? गोल्जी बॉडी का खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी। अठारह सौ अंठानवे 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता